बारिश वाले दिन घर लौटते समय मैं पूरे रास्ते बस एक ही बात सोच रहा था। आज फिर लियूशिन ने मुझे साफ मना कर दिया था। आखिर में मैंने खुद से कहा चलो छोड़ो, अब उसे परेशान नहीं करूंगा। तभी रास्ते में मेरी नजर सीढ़ियों पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसका स्कूल यूनिफॉर्म पूरी तरह भीग चुका था और वह बेहद बेबस हालत में दिखाई दे रही थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा देखा मैं चौंक गया। वो हमारी क्लास की मॉनिटर अनरान थी। उधर अनरान भी मुझे देखकर हैरान रह गई। कुछ सेकंड तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने पूछा, अनरान तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने सिर झुकाकर कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मैंने बस ओ कहा और वहाँ से आगे बढ़ गया। लेकिन मुश्किल से 10-15 कदम चला होऊंगा कि पीछे से धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो अनरान सिर झुकाए रो रही थी। ठंडी बारिश लगातार उसके ऊपर गिर रही थी और वह ठंड से कांप रही थी। न जाने क्यों मैं वापस उसके पास चला गया और अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी। अचानक बारिश रुकती महसूस हुई तो उसने सिर उठाया और देखा कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ। उसने आंखों के आंसू पोंछते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, तुमसे कोई मतलब नहीं। मैंने शांत आवाज में कहा, रात के समय अपनी क्लास की मॉनिटर को इस हालत में रोते हुए देखूं और मुझे कोई मतलब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैंने बैग से टिश्यू निकाल कर उसे दिया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने टिश्यू ले लिया और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने देखा कि उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था, इसलिए मैंने कहा, मेरा घर यहीं पास में है, पहले चलो वहाँ थोड़ी देर गर्म हो जाओ। इतना कहकर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। अनरान घबरा गई और बोली, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी पकड़ से निकल नहीं पाई। मैंने कहा, कोई भी इंसान ऐसी हालत देखेगा तो मदद करेगा। मैं वैसे भी बेवजह दूसरों के मामलों में पड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। आखिरकार अनरान ने विरोध करना छोड़ दिया। उसकी हालत ऐसी थी कि उसमें ताकत भी नहीं बची। कुछ देर बाद मैं उसे अपने घर ले आया। दरवाजा खोलकर अंदर चला गया, लेकिन अनरान बाहर ही खड़ी रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अंदर जाए या नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही अनरान का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर वह पहली बार किसी लड़के के घर आई थी, वो भी तब जब घर में और कोई नहीं था। उसके मन में थोड़ा डर भी पैदा होने लगा। मैंने जूते उतारे, फिर एक जोड़ी चप्पल निकालकर उसकी तरफ फेंकी और सीधे अपने कमरे में चला गया। अनरान कुछ देर दरवाजे के पास खड़ी सोचती रही, फिर चप्पल पहनकर अंदर आ गई। घर में आते ही उसने गौर किया कि जूते के रैक में सिर्फ मेरे ही जूते रखे हुए थे। तभी उसे समझ आया कि मैं अकेला रहता हूँ। फिर उसकी नजर कमरे में रखे ढेर सारे जिम के सामान पर पड़ी। अब उसे समझ में आया कि मेरी ताकत इतनी ज्यादा क्यों है। इसके अलावा घर भी बेहद साफ सुथरा था, जो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया। मेरे हाथ में एक तौलिया, कपड़ों का एक सेट और एक हेयर ड्रायर था। मैंने वो सब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो पहले खुद को अच्छी तरह सुखा लो, बाल भी ड्रायर से सुखा लेना और ये कपड़े बदल लेना। अनरान मुझे हैरानी से देखने लगी। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसकी इतनी चिंता करूंगा। वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ सिर्फ बारिश से बचाने के लिए घर लाई गई एक लड़की धीरे धीरे मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली थी। मैंने अनरान को कपड़े देते हुए कहा, नए तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बार पहने, फिलहाल इन्हें ही पहन लो, चाहो तो बेडरूम में जाकर बदल सकती हो। इतना कहकर मैं सीधे किचन में चला गया। उधर अनरान कपड़े, तौलिया और ड्रायर हाथ में लिए खड़ी रह गई। उसके मन में जबरदस्त उथल पुथल चल रही थी। एक तरफ उसका दिमाग बार बार कह रहा था कि सब कुछ यहीं छोड़ो और तुरंत निकल जाओ, लेकिन दूसरी तरफ न जाने क्यों मेरी बात सुनकर उसके कदम अपने आप रुक जाते थे। आखिर उसने तौलिए से खुद को सुखाया, ड्रायर से बाल सुखाए और फिर बेडरूम में जाकर कपड़े बदल ली। जब वह मेरे कपड़े पहनकर बाहर आई तो उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। वह खुद से ही सवाल कर रही थी, मैं आखिर कर क्या रही हूँ? मैं सच में अपने क्लासमेट के घर आ गई, उसके कपड़े पहन लिए, कहीं मैं यहीं रुकने का तो नहीं सोच रही। वह खुद को समझाने लगी कि बस थोड़ी देर गर्म होकर चली जाए। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसने देखा कि मैं किचन से एक गर्मा गर्म कटोरा लेकर आया और मेज पर रख दिया। मैंने कोई बड़ी बात नहीं की, बस इतना कहा, खा लो। इसके बाद मैं एक गिलास गर्म पानी और 2 पट्टियां दवा की भी लाकर रख गया। फिर बिना कुछ और बोले अपनी जगह जाकर बैठ गया। अनरान मेज के सामने बैठी सब कुछ देख रही थी। उसका मन अभी भी हिचकिचा रहा था, लेकिन भूख ने लगभग उसकी सारी ताकत छीन ली थी। उसने मेरी तरफ देखा। मैं दूसरी मेज पर बैठा आराम से अपना होमवर्क कर रहा था, जैसे कमरे में वह मौजूद ही ना हो। शायद मुझे उसकी नजर महसूस हो गई थी, इसीलिए मैंने बिना सिर उठाए कहा, तुम इतनी शर्मीली तो नहीं हो? आराम से खाओ, खाना खाकर मैं तुम्हें छतरी दे दूंगा, फिर चली जाना। अब अनरान के पास मना करने का कोई कारण नहीं बचा। उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया और फिर भूख के आगे हार मानकर जल्दी जल्दी सब खत्म कर दिया। करीब 10 मिनट बाद कटोरा पूरी तरह खाली हो चुका था। उसने गर्म पानी भी पी लिया। फिर वह उठी और अपनी जेब से 100 युआन का नोट निकालकर मेरे पास आ गई। उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हारा एहसान नहीं रखना चाहती। मैंने उसकी आंखों में देखा, वह मजाक बिल्कुल नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने पैसे लेने के बजाय अपनी कॉपी की तरफ देखते हुए कहा, अगर एहसान नहीं रखना चाहती तो पैसे मत दो, पढ़ाई में तुम इतनी अच्छी हो ना। ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा, इसे समझा दो, बस हिसाब बराबर। मैंने पेन से सवाल पर टैप किया। अनरान ने एक नजर देखी और तुरंत बोल पड़ी, इतना आसान सवाल भी नहीं आता। फिर उसे अपनी बात का एहसास हुआ और वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं वही इंसान हूँ जिसे इतना आसान सवाल भी नहीं आता। इसके बाद उसने चुपचाप कुर्सी खींची और मुझे पूरा सवाल समझाने लगी। सवाल समझाने के बाद अनरान दरवाजे की तरफ बढ़ी और धीरे से बोली, कपड़े और छतरी मैं स्कूल आने पर वापस कर दूंगी। तभी मुझे याद आया कि वह कई दिनों से स्कूल नहीं आई थी। वह लियूशिन की सबसे अच्छी दोस्त थी और उसके स्कूल न आने से लियूशिन भी काफी परेशान दिखाई दे रही थी। तभी मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, एक बात बताओ, अगर अभी चली गई तो जाओगी कहाँ? सवाल सुनते ही अनरान चुप हो गई। उसका सिर झुक गया और वह कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ही जवाब थी। मैंने मेज पर पेन घुमाते हुए कहा, मतलब जाने की कोई जगह नहीं है, सही? वह फिर भी कुछ नहीं बोली। तब मैंने आगे पूछा, फोन है तुम्हारे पास? अनरान ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं। और यहीं से मुझे समझ आने लगा कि उसकी परेशानी शायद मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। मैंने अपना फोन निकाला, डायल पैड खोला और अनरान से पूछा, अपने मम्मी पापा का नंबर बताओ, मैं उन्हें फोन करके बुला लेता हूँ। लेकिन जवाब में कोई आवाज नहीं
नहीं आई। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। तभी मैं एकदम चुप हो गया। आन रान वहीं खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखों में आंसू ऐसे जमा हो गए थे जैसे किसी ने कांच के छोटे छोटे मोती रख दिए हों। उसे देखकर मुझे तुरंत एहसास हो गया कि मामला कुछ बहुत अच्छा गंभीर है। मैंने धीरे से फोन नीचे रख दिया। मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। क्या उसके घर में कुछ हो गया है? कहीं कोई बड़ी परेशानी तो नहीं? आधी रात को अगर कोई बोले लड़की मेरे घर में रोने लगे अच्छा तो है मामला भाई। सच में साधारण नहीं हो सकता था। मैं उसे हाँ और दिलासा तो देने के लिए अच्छा। कुछ अच्छा कहना चाहता था, तो लेकिन मेरी लाइक जल्दी बोलने की जल्दी कला कर हमेशा से कमजोर लाइक। रही थी। आखिरकार मेरे मुंह से बस इतना निकला, वो आखिर हुआ क्या है? वो काफी देर तक रोने के मतलब बाद आन रान ने वो टूटती जो हुई है ना आवाज में बंदा सच अलग ही बताया। करीब लेवल पे 1.5 है। हफ्ते पहले उसके माता पिता का एक भयानक सड़क हादसा हो गया था और दोनों इस दुनिया से चले गए थे। अब वह लगभग एक अनाथ की तरह अकेली रह गई थी। कोई रिश्तेदार उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। दादा दादी भी इस दुनिया में नहीं थे। उसकी पूरी बात सुनते हुए मेरी अच्छा भौहें सिकुड़ गईं। अब मुझे समझ आया कि वह बारिश में अकेली बैठकर क्यों रो रही थी। इतनी बड़ी त्रासदी कोई भी इंसान अकेले कैसे झेल सकता है, खासकर एक स्कूल की बोले लड़की जो बाहर से अच्छा हमेशा है खुश भाई। और मजबूत दिखाई देती थी। सच हाँ कहूँ तो और उस तो पल मुझे अच्छा। उसके लिए बहुत बुरा लगा। मैंने तो धीरे से लाइक पूछा, जल्दी तो जल्दी अब कर तुम्हारे पास वापस लाइक। जाने के लिए कोई घर भी नहीं है? जैसे ही यह सवाल निकला उसके चेहरे का वो दर्द और गहरा हो गया। मतलब तभी मुझे वो एहसास हुआ जो है ना कि शायद बंदा मैंने अलग ही बहुत गलत लेवल पे सवाल है। पूछ लिया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। सिर्फ उसकी हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ। आखिर यह वही आन रान थी जो हमारी क्लास की मॉनिटर थी, पढ़ाई में सबसे आगे, सबकी चहेती, हमेशा मुस्कुराने वाली और पूरी क्लास की अच्छा जान। है लेकिन लाइक। आज वही लड़की मेरे घर में बैठी रो रही थी जैसे उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा हो। कुछ पल सोचने के बाद मैं अचानक अपनी कुर्सी से उठा और उसके बोले पास जाकर बोला, ठीक है अच्छा है तुम यहीं भाई। रहो, जब तक तुम्हें कोई दूसरी जगह नहीं मिल हाँ जाती तब और तक तो कहीं नहीं अच्छा। जाओगी। मेरी बात सुनते तो ही लाइक आन रान जल्दी जल्दी घबरा कर गए। वह जल्दी से लाइक। मेरी तरफ आई और बोली, नहीं नहीं मैं अभी चली जाऊंगी मैं। लेकिन उसकी बात वो पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने मतलब उसकी तरफ वो देखा। जो शायद है मेरे ना चेहरे का बंदा भाव अलग ही इतना लेवल गंभीर पे था है। कि वह तुरंत चुप हो गई। फिर मैंने साफ शब्दों में कहा, दो ही विकल्प हैं, या तो यहीं रहो या फिर मैं पुलिस को बुला देता हूँ और उन्हें तुम्हारी जिम्मेदारी दे देता हूँ। फैसला तुम्हारा है। आन रान कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू अब भी चमक रहे थे। फिर उसने हल्के से शिकायत भरे अच्छा है अंदाज में लाइक। पूछा, क्या तुम शिनशिन से भी ऐसे ही बात करते हो? उसका सवाल सुनकर मैं पूरी तरह चुप हो गया। मुंह खुला रह गया लेकिन शब्द नहीं निकले। उसके चेहरे का भाव बोले साफ कह रहा था, अब अच्छा समझ है आया भाई। तुम्हारा प्रपोजल क्यों रिजेक्ट हुआ था। मैं तुरंत हाँ सिर और तो झुकाकर चुप अच्छा। बैठ गया। सच में इस बात का तो मेरे पास लाइक कोई जल्दी जवाब जल्दी नहीं कर था। लेकिन तभी लाइक। मैंने देखा कि आन रान अचानक हंस पड़ी। उसकी आंखों में आंसू वो अभी भी थे लेकिन होठों मतलब पर मुस्कान आ वो गई जो थी। है ना मुझे लगा बंदा शायद वह अलग ही मेरा लेवल मजाक पे उड़ा है। रही है। मैं झेंप गया और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर थोड़ा नरम होकर मैंने कहा, प्लीज यहीं रह जाओ, इसे मेरी रिक्वेस्ट समझ लो। मेरे जैसे इंसान के लिए यह शायद सबसे ईमानदार और विनम्र बात थी जो मैं कह सकता था। मैंने चेहरे पर मुस्कान लाने की भी कोशिश की लेकिन मेरी हालत अच्छा देखकर है आन रान लाइक। फिर से हंस पड़ी। कुछ देर बाद उसकी हंसी धीरे धीरे रुक गई। उसने सिर हिलाया और बोली, ठीक है मैं मान गई, धन्यवाद। लेकिन एक बात बताओ, तुम मेरी इतनी बोले मदद क्यों कर रहे हो? उसके अच्छा है सवाल में भाई। सचमुच जिज्ञासा थी। आखिर कोई हाँ इंसान और बिना तो किसी अच्छा। स्वार्थ के किसी दूसरे के लिए इतना तो क्यों लाइक करेगा? जल्दी और जल्दी यही कर वह पल था लाइक। जहां हमारी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। मैंने वो मजाक में कहा, मैं तो बस अपनी मतलब बदनामी और नहीं वो बढ़ाना जो है ना चाहता। मेरी बंदा बात अलग ही सुनकर लेवल आन पे है। रान थोड़ा हैरान हो गई। उसने पलकें झपकाई और बोली, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में तुम्हारे बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनी। तुम्हारे बारे में बस यही सब जानते हैं कि तुमने शिनशिन को प्रपोज किया था। मैंने तुरंत जवाब दिया, मेरे लिए वही सबसे बड़ी बदनामी है। आन रान हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ऐसा बोल रहे हो? अगर अच्छा शिनशिन है सुन ले तो लाइक। उसे बुरा नहीं लगेगा? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सुनकर आन रान और भी हैरान हो गई। उसने धीरे से पूछा, बोले मतलब अब तुम उसे पसंद नहीं अच्छा है करते? भाई। मैंने सिर हिलाया और कहा, जिस चीज का हाँ कोई और जवाब तो ही ना मिले अच्छा। उसके पीछे ज्यादा भागने का तो कोई लाइक मतलब जल्दी नहीं जल्दी होता। कर आन रान कुछ लाइक। पल चुप रही, फिर बोली, हम शायद ये भी ठीक ही है। अब वो जब उसने यहाँ रुकने का मतलब फैसला कर लिया तो वो उसने जो है अपने ना भीगे बंदा हुए अलग कपड़े ही लेवल सुखाने के पे लिए है। टांग दी। फिर वह सोफे पर बैठ गई लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। थोड़ी देर बाद उसकी नजर मेरी तरफ गई। मैं अभी भी पढ़ाई में लगा हुआ था और एक सवाल को देखकर बार बार सिर खुजा रहा था। साफ दिख रहा था कि मैं उस सवाल में फंस गया हूँ। आखिर आन रान उठी और मेरे पास आ गई। उसने मेरी अच्छा कॉपी है देखी और लाइक। तुरंत समझ गई कि मैं कहाँ अटका हूँ। फिर उसने आराम से उस सवाल को समझाना शुरू कर दिया। मैं भी पूरी गंभीरता से सुनने लगा। उसकी मदद से आखिरकार बोले वह मुश्किल सवाल हल हो गया। अच्छा है पढ़ाई भाई। करते करते कब समय निकल गया पता ही नहीं हाँ चला। और जब तो मैंने घड़ी अच्छा। देखी तो रात के 2 बज चुके थे। तो मैंने लाइक जल्दी किताबें और जल्दी कॉपियां कर समेटी। फिर लाइक। आन रान की तरफ देखकर कहा, तुम बेडरूम में सो जाओ, मैं सोफे पर सो वो जाऊंगा। मुझे भले लोगों की मतलब भावनाएं वो समझने में जो है दिक्कत ना होती बंदा हो अलग ही लेकिन इतना लेवल तो पे पता है। था कि किसी लड़की को बाहर सोफे पर नहीं सुलाना चाहिए। लेकिन आन रान ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, नहीं मैं तो पहले ही तुम्हारे घर रुक रही हूँ, इतना काफी है, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। मैंने भी साफ मना कर दिया, नहीं ये सोफा बहुत असुविधाजनक है, इस पर ठीक से नींद भी नहीं आती, तुम कमरे में सो। अच्छा है आन रान भी लाइक। पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, लेकिन ये तुम्हारा घर है, तुम मालिक हो, मैं मेहमान हूँ, कैसे मैं कमरे में सो सकती हूँ और तुम बाहर? बस फिर क्या बोले था, हम दोनों एक दूसरे को अच्छा है मनाने भाई। लगे। बात करते करते हम ड्राइंग रूम से हाँ और सीधे तो बेडरूम तक अच्छा। पहुंच गए। जब मैंने कमरे तो की लाइट लाइक जल्दी जलाई तो जल्दी आन कर रान ने चारों तरफ लाइक। देखा। कमरा बेहद साफ और व्यवस्थित था, बिल्कुल वैसा नहीं वो जैसा किसी अकेले रहने मतलब वाले लड़के का वो कमरा जो होता है। है ना सबसे बंदा बड़ी अलग बात, ही बिस्तर लेवल इतना पे है। बड़ा था कि 2 लोग आराम से सो सकते थे। काफी देर तक बहस चलती रही। आखिर आन रान ने एक सुझाव दिया, ठीक है दोनों इसी कमरे में सो जाते हैं, मैं नीचे फर्श पर सो जाऊंगी। मैंने तुरंत कहा, क्यों? फर्श पर अगर कोई सोएगा तो मैं सोऊंगा। फिर दोनों के बीच 5 मिनट तक नई बहस शुरू हो अच्छा गई। है लाइक। आखिरकार दोनों ने एक समझौता किया। बिस्तर के बीच में एक मोटी रजाई रख दी गई जिससे बिस्तर 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक तरफ मैं और दूसरी तरफ बोले आन रान। लेकिन जैसे ही यह अच्छा है फैसला हुआ भाई। आन रान का चेहरा लाल हो गया। अब जाकर हाँ उसे और तो एहसास हुआ अच्छा। कि वह अपनी ही क्लास के एक तो लड़के के लाइक साथ जल्दी एक जल्दी ही कर बिस्तर पर सोने लाइक। वाली है। अभी तक वह इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। जब मैं कपड़े बदलने वो बाहर गया तब वह अकेली मतलब बैठकर सोचने वो लगी, जो है आखिर ना मैं एक बंदा लड़की अलग ही हूँ और लेवल पे सुचेन है। एक लड़का, मैं इतनी आसानी से यहाँ कैसे रुक गई? अगर उसने कुछ
गलत करने की कोशिश की तो उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उससे मेरी ताकत भी याद आ गई, अगर सच में कुछ हुआ तो वह मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर बाद मैं वापस कमरे में आया। मैंने हल्का सा सिल्क का नाइट सूट पहन रखा था। कपड़ों के बावजूद मेरी कसरत से बनी मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थी। आन रान ने बस एक नजर डाली और तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। उसके कानों तक हल्की लालिमा फैल गई। दोनों अपने अपने हिस्से में लेट गए। आन रान ने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदलती रही। लगभग आधे घंटे बाद उसे मेरे नियमित सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। तब उसे समझ आया कि मैं गहरी नींद में सो चुका हूँ। उसके मन का तनाव धीरे धीरे कम हुआ। आखिरकार उसने भी आंखें बंद की और कब नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला। बारिश वाली उस रात के बाद आन रान इतनी गहरी नींद में सोई कि उसे पता ही नहीं चला कब रात गुजर गई। नींद के दौरान उसने एक सपना भी देखा जिसमें उसके माता पिता उससे धीरे धीरे दूर जाते जा रहे थे। वह उन्हें रोकना चाहती थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। अचानक उसकी आंख खुल गई और वह झटके से बिस्तर पर बैठ गई। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर जब उसने चारों तरफ देखा तो एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है और बाहर अच्छी तरह उजाला फैल चुका है। उसने बगल में देखा तो बिस्तर पर सिर्फ वही थी। सुचेन पहले ही उठ चुका था। तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई किचन में काम कर रहा हो। आन रान धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और कमरे से बाहर निकली। जैसे ही वह बाहर आई, किचन से आती खाने की खुशबू ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसकी भूख जो अभी तक आधी सोई हुई थी वह भी तुरंत जाग गई। उसने किचन की तरफ देखा और पाया कि सुचेन एप्रन पहने आराम से खाना बना रहा था। वह चुपचाप किचन के दरवाजे तक पहुंची। तभी सुचेन पलटा और दोनों की नजरें मिल गई। आन रान थोड़ी झिझकते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। सुचेन ने उसकी तरफ देखा और बस छोटा सा जवाब दिया, हम गुड मॉर्निंग। आन रान की नजर फिर मेज पर रखे लंच बॉक्स पर गई जिसमें ताजा बना हुआ खाना रखा था। वह हैरानी से बोली, तुम अपना खाना खुद बनाते हो? स्कूल का खाना भी तो ठीक ही होता है। इस पर सुचेन ने सीधा जवाब दिया, मेरी जाति और परिवार में खाने पीने को लेकर कुछ नियम है, इसलिए खुद बनाना पड़ता है। आन रान ने सिर हिलाया। अब उसे समझ आ गया था। तभी सुचेन ने तैयार नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, नाश्ता तैयार है, पहले इसे खा लो। मेज पर गर्मा गर्म नाश्ता रखा था और उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि आन रान का पेट तुरंत प्रतिक्रिया देने लगा। वह धीरे से ठीक है कहकर कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसने तुरंत खाना शुरू नहीं किया। वह इंतजार करती रही कि सुचेन भी आकर साथ बैठे। जब सुचेन भी मेज पर बैठ गया तब जाकर उसने खाना शुरू किया। दोनों चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। तभी सुचेन ने पूछा, आज स्कूल जाओगी? आन रान ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, आज शायद नहीं, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं, शायद कल से स्कूल जाऊं। सुचेन ने बस सिर हिलाया और अपनी जेब से एक चाबी निकालकर उसके सामने रख दी। फिर बोला, घर की चाबी है, खरीदारी करके वापस आ जाना, नहीं तो मैं खुद घर के बाहर खड़ा रह जाऊंगा। आन रान चाबी को देखकर कुछ पल चुप रही। वह समझ गई कि सुचेन उसे अकेला महसूस नहीं होने देना चाहता। शायद उसे डर था कि वह बिना बताए कहीं चली न जाए। उसने चाबी उठाकर धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन उसके मन में दूसरी चिंता चल रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर कब तक वह सुचेन के घर रह सकती है। सुचेन ने उसे अपने पास रुकने दिया था, लेकिन वह हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं रह सकती थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं किराए पर कमरा ले सके और इस समय सबसे जरूरी चीज थी अपनी पढ़ाई जारी रखना। स्कूल छोड़कर नौकरी करना भी कोई समाधान नहीं था। काफी सोचने के बाद उसे महसूस हुआ कि फिलहाल सुचेन के घर अस्थायी रूप से रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। नाश्ता खत्म करने के बाद सुचेन जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर स्कूल के लिए निकल गया। जाते समय उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, कोई नियम नहीं बताए, बस ऐसे ही चला गया जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। अब पूरे घर में सिर्फ आन रान अकेली रह गई थी। उसने चारों तरफ देखा और मन ही मन हैरान हुई। एक लड़का इतनी आसानी से किसी और को अपने घर अकेले छोड़ सकता है। सुचेन को उस पर जरा भी शक नहीं था। ये बात उसे अंदर तक छू गई। कुछ देर बाद उसने सोचा कि चूंकि वह यहाँ रह रही है तो कम से कम घर के कुछ कामों में हाथ बटा सकती है। उसने सफाई शुरू कर दी। कमरा, मेज, सामान सब कुछ व्यवस्थित करने लगी। फिर उसने सोचा कि कपड़े खरीदने जाने से पहले एक अच्छी तरह नहा भी लेगी और खुद को थोड़ा संभाल लेगी। सफाई करते करते वह घर के उस हिस्से में पहुंची जहाँ सुचेन अपनी एक्सरसाइज करता था। वहाँ रखे भारी भरकम डंबल और फिटनेस उपकरण देखकर वह एकदम रुक गई। अब उसे पूरी तरह समझ आने लगा कि कल रात जब सुचेन ने उसका हाथ पकड़कर उठाया था तो वह इतनी आसानी से क्यों नहीं छूट पाई थी। उसके सामने रखा हर उपकरण इस बात का सबूत था कि सुचेन अपनी बॉडी पर कितनी मेहनत करता है। आन रान घर की सफाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह सुचेन के फिटनेस वाले कोने में पहुंची उसका सिर दर्द करने लगा। वहाँ इतने भारी भरकम डंबल और जिम का सामान रखा था कि सफाई करने के लिए पहले उन्हें हटाना जरूरी था। उसने अपनी बाजू ऊपर की, डंबल पकड़कर उठाने की कोशिश की और पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा लाल हो गया। बड़ी मुश्किल से वह डंबल को थोड़ा सा हिला पाई। वह हैरानी से सोचने लगी, ये चीजें इतनी भारी कैसे हैं और सुचेन रोज इन्हें आसानी से उठा लेता है। उसकी ताकत आखिर कितनी होगी। अब उसे और भी अच्छी तरह समझ आने लगा था कि कल रात वह उसका हाथ छोड़ा क्यों नहीं पाई थी। करीब 20 मिनट तक सफाई करने के बाद उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। अलमारी के पास एक पुराना सा कार्डबोर्ड का डिब्बा रखा था। उसके अंदर कई कागज, लिफाफे और छोटे छोटे गिफ्ट बॉक्स रखे हुए थे। जिज्ञासा में उसने एक कागज उठाकर देखा और तुरंत चौंक गई। ये सारे पुराने प्रेम पत्र थे और साथ में कुछ ऐसे तोहफे भी थे जो शायद कभी दिए ही नहीं गए। आन रान धीरे धीरे समझ गई कि ये सब सुचेन ने कभी ल्यूशियन के लिए तैयार किए थे। इतने सारे खत और गिफ्ट देखकर उसे एहसास हुआ कि सुचेन सच में ल्यूशियन को बहुत पसंद करता था, लेकिन किसी कारण से ये सारी चीजें कभी उसके हाथ तक पहुंच ही नहीं पाई। समय बीतता गया और देखते ही देखते स्कूल की छुट्टी का समय आ गया। दूसरी तरफ सुचेन भी घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर उसी सीढ़ी पर पड़ी जहाँ पिछली रात उसे आन रान मिली थी। तभी उसके मन में एक बात आई। उसने सोचा, मुझे उसका नंबर ले लेना चाहिए था। अगर वह अचानक चली गई तो मेरे पास तो घर की सिर्फ एक ही चाबी है। ये सोचकर वह थोड़ा परेशान हो गया और जल्दी जल्दी घर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई। कुछ ही देर बाद अंदर से कदमों की आवाज आई। ये सुनते ही उसने राहत की सांस ली। दरवाजा खुला और सामने आन रान खड़ी थी, लेकिन आज वह कल रात वाली टूटी बिखरी लड़की जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। नहाने और खुद को संवार
संवारने के बाद वह कहीं ज्यादा साफ सुथरी और खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही उसने सुचेन को देखा, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वह मुस्कुराकर बोली, तुम वापस आ गए। सुचेन ने अच्छा राहत भरे मैं अंदाज में जवाब दिया, अच्छा हुआ तुम गई नहीं तो मुझे ताला खुलवाने के लिए 200 युआन खर्च करने पड़ते। उसकी बात सुनकर आन रान ने सिर झुका लिया और बोले धीरे से बोली, मैंने वादा अच्छा किया है था तो भाई। फिर क्यों जाती। फिर सुचेन को एक बात याद हाँ आई। आउट उसने ऑफ पूछा, अच्छा। वैसे तुम्हारे पास सच में फोन तो नहीं है? लाइट अगर जल्दी कोई जल्दी जरूरी कर बात हुई तो मैं लाई। तुमसे संपर्क कैसे करूंगा। यह सुनकर आन रान थोड़ी शर्मिंदा हो वो गई। उसने नजरें चुराते मतलब हुए कहा, वो कुछ दिन जो है पहले ना मैंने अपना बंदा फोन अलग ही नदी में लेवल फेंक का है। दिया था। ये सुनकर सुचेन एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसके सामने खड़ी ये लड़की अब उसे क्लास की समझदार, सबकी मदद करने वाली मॉनिटर कम और रास्ते में मिली कोई खोई हुई बच्ची ज्यादा लग रही थी। कुछ देर बाद सुचेन अपने कमरे में गया और वापस लौटते समय उसके हाथ में एक पुराना स्मार्टफोन अच्छा था। है उसने मैं वह फोन तो ऑनरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरा पुराना फोन है, अभी भी ठीक से चलता है। इसमें मेरा दूसरा सिम कार्ड भी लगा दूंगा, कम से कम जरूरत पड़ने पर मैं तुमसे बोले संपर्क तो कर पाऊंगा। आन अच्छा रान है फोन भाई। को देखकर दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं हाँ थी कि आउट ऑफ सुचेन अच्छा। इतनी आसानी से अपना फोन उसे तो दे लाइट देगा। जल्दी वह जल्दी कुछ कर सेकंड तक उसे लाई। देखती रही, फिर धीरे से पूछ बैठी, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? क्या वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मतलब ल्यूशिन की दोस्त हूँ? वो उसके जो मन है ना में यही बंदा अलग सबसे ही लेवल का तर्कसंगत है। जवाब लग रहा था। शायद सुचेन ल्यूशिन को पसंद करता था, इसलिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। लेकिन सुचेन कुछ पल चुप रहा और फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं, इसका ल्यूशिन से कोई लेना देना नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा बड़ा है मैं एहसान कर तो रहा हूँ। मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लगता है। जैसे तुमने घर साफ किया, वो भी कोई एहसान नहीं था। तुम्हें लगा कि ऐसा करना बोले चाहिए इसलिए किया। बस अच्छा मेरी है सोच भी भाई। वैसी ही है। ये सुनकर आन रान कुछ देर हाँ तक चुप आउट रही। ऑफ दूसरी अच्छा। तरफ सुचेन अपनी पढ़ाई में लग तो गया और लाइट जल्दी कमरे में जल्दी फिर कर शांति छा गई। लाई। आन रान सोफे पर बैठकर फोन देखने लगी। उसने फोन की गैलरी वो खोली भाई और देखा कि मतलब उसमें कुछ पुरानी वो जो है तस्वीरें ना और बंदा अलग स्क्रीनशॉट ही पड़े लेवल हुए का हैं। है। पहले तो उसने सोचा कि ये